हाँ जी बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला पर प्रकाश डालें या उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। यह मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि हम 4-4 अंकों वाले लगभग सारे प्रश्न कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने निबंध की शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली है, हम सब ने पढ़ लिया। व्यंग्यात्मक निबंध है, गुप्त जी के द्वारा लिखा गया, और लेखक ने बड़ी ही निर्भीकता के साथ और स्पष्टवादिता के साथ राष्ट्रीय चेतना, परतंत्र भारत की पीड़ा, अंग्रेज़ों की दमन नीति, इन सब के प्रति अपने भाव प्रकट किए हैं। और यही क्या है, यही इस निबंध का उद्देश्य है, राष्ट्रीय चेतना, परतंत्र भारत की पीड़ा का वर्णन करना और अंग्रेज़ों की दमन नीति का उल्लेख करना। और जो इनके निबंध की विशेषताएं हैं वो प्राय जो नीचे आपने देखा है, इसी पृष्ठ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। स्वच्छंदता और सुसंबद्धता। स्वच्छंदता किसमें? प्रकृति में। क्यों? क्योंकि गुप्त जी का ये मौलिक निबंध है, कोई किसी के द्वारा लिखी हुई बात की पुनरावृत्ति नहीं है। मौलिक निबंध से मतलब होता है कि उनका अपना निबंध है और उन्होंने यथार्थ को व्यंग्य से जोड़कर इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अपने आप में अनूठा प्रतीत होता है। और सुसंबद्धता का मतलब होता है कि जो निबंध है वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, क्योंकि निबंध का जो शाब्दिक अर्थ है वह भी यही होता है कि अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, यानी जहाँ पर विचारों का गुंफन हो, जहाँ पर विचारों और भावों को गूंथ दिया जाए, वही निबंध होता है। तो अच्छा निबंध कौन सा होता है बच्चों? जो सुसंबद्ध होता है, जो अच्छी तरह से बंधा हुआ होता है, यानी लेखक अपने विचार से 1 इंच भर भी इधर उधर नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है गुप्त जी के निबंधों की। और स्वच्छंदता तो है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उच्छृंखलता है। स्वच्छंदता में और उच्छृंखलता में बड़ा अंतर होता है। स्वच्छंदता है उनके लेखन में, परंतु उद्दंडता या उच्छृंखलता नहीं है। लेखक ने अनेक संवेदनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया, और ये जो अनेक भाव हैं, अनेक संवेदनाएं हैं, ये एक गतिशील नदी की धारा के समान आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंग्रेजी शासन की आलोचना, अंग्रेजों की स्थिति, भारतीय राजाओं की हीनता, भारतवासियों की दीनहीन स्थिति, मृत्यु की शाश्वत स्थिति, ये सब विचार एक दूसरे से बंधे हुए, कोई भी संवेदना अलग नहीं होती। लेखक ने इस विषाद को, इस करुणा को बड़े ही सुंदर शब्दों में इस निबंध में अभिव्यक्त किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, और फिर भी आप इस देश के शासक हैं। एक बार नहीं, दूसरी बार शासक हुए। कितनी स्वच्छंदता है उनके लेखन में, बिना डरे, बिना कि हिचके, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ों के शासन में यह बात लिख देना अपने पत्र के अंतर्गत, शिव शंभू के चिट्ठे में उन्होंने एक पत्र के अंतर्गत, अभी हम पीछे भी पढ़ रहे थे, कि उन्होंने उसमें किश्तों की तरह से ये प्रकाशित किया था शिव शंभू का चिट्ठा। और अंग्रेज़ों के समय में इस तरह की बात लिख देना कि इस देश की प्रजा आपको नहीं चाहती और आप इस देश की प्रजा को नहीं चाहते, अपने आप में बिल्कुल अलग एक जीवट है, एक आत्मविश्वास है गुप्त जी के अंदर कि वो इतनी बड़ी बात अंग्रेज़ों के शासनकाल में रहते हुए कह गए, वरना किसी की ताकत नहीं होती है सत्ता के विरुद्ध लिखने की। दूसरी जो विशेषता है वो देखें आप, हृदय और बुद्धि का समन्वय, दोनों का समन्वय है उनके निबंधों में। क्यों कह दिया ऐसा? क्योंकि एक और बुद्धि है जो सही और गलत के बारे में विचार करती है, और दूसरा हृदय है कि भावनाएं हैं जो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जिसके हृदय में प्रेम है। तो गुप्त जी के निबंधों में हृदय और बुद्धि का समन्वय है। उनका हृदय शुद्ध भारतीय है और बुद्धि अंग्रेज शासन का विरोध करने को तत्पर है। इसलिए दोनों को एक साथ मिलाकर उन्होंने लॉर्ड कर्जन से आग्रह किया कि वह भारतवासियों को पीछे धकेलने का प्रयत्न न करें, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करें।
इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी ऐसा नहीं जो सदा यहाँ रह सका हो। और ये क्या है, ये बड़ा ही एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है लेखक का कि कोई इंसान ऐसा नहीं जो सदा रहा हो कहीं टिक कर। तो जब आपको मौका मिला है इस देश का वायसराय बनने का, तो आप इस देश के लोगों का कल्याण करेंगे तो इस देश के लोग आपको याद रखेंगे, वरना सदा यहाँ न रहा सका है या यहाँ से कुछ अपने साथ मृत्यु के बाद ले जा सका हो। और क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार से कुछ लेकर जाता हो। और साफ लिख दिया, गिरे को ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का कर्म है। यानी जो पहले से ही गिरा हुआ है उसको तुम ठोकर और मार रहे हो, यानी जो पहले से ही गरीब है, लाचार है, उसे आप और अधिक उसका दमन कर रहे हो। तो ये एक तरह से हृदय और बुद्धि का समन्वय हमें दिखाई देता है उनके निबंधों में। उसके बाद पॉइंट है हमारा परिपूर्णता। लेखक ने जो कुछ कहना चाहा उसे पूर्णता से कहा, कोई दुराव छिपाव नहीं। अंग्रेजी राज्य की 100 वर्ष में आशा से बढ़कर उन्नति, लॉर्ड कर्जन के युगों में अंग्रेजी शासन, भारतवासियों की दिनहीन स्थिति, ये सारे पॉइंट बच्चों हम पढ़ चुके हैं अपने 4 अंकों के प्रश्नों में कि भारतीयों की दिनहीन स्थिति का वर्णन, भारतीय राजाओं का निकम्मापन, मृत्यु का सत्य, इन सब को प्रकट किया लेखक ने और भारतवासियों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी अंग्रेज वायसराय से किया। गुप्त जी की अनुभवशीलता, प्रौढ़ता, विचारों को प्रकट करने की क्षमता इसके माध्यम से प्रकट हुई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के अतिरिक्त अन्य शासकों को भारत में प्राप्त सम्मान के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ जो महारानी विक्टोरिया हैं उनके शासनकाल की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की। उसके बाद संक्षिप्तता, निबंध जो है उसका आकार संक्षिप्त है, नहीं इतना बड़ा निबंध नहीं है कि पाठक उसको पढ़ता चला जाए और उसका प्रभाव समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े निबंध अपने प्रभाव को खो देते हैं। बार बार उन्हीं बातों को लेखक दोहराता रहता है जहाँ बड़े निबंध होते हैं, बड़े विस्तार के निबंध होते हैं। परंतु गुप्त जी ने अपने इस निबंध को बड़ा सीमित आकार दिया है और अपने हर मंतव्य को नपे तुले शब्दों में प्रकट किया है। लॉर्ड कर्जन की लेखक उपस्थिति की पीड़ा के भावों को बताते हुए कहता है कि यह इस देश के बड़े दुर्भाग्य की बात है माय लॉर्ड, जो पीछे मैं अभी बात कह रही थी। तो इससे संक्षिप्त वर्णन कोई नहीं हो सकता। रोचकता से परिपूर्ण है उनका यह निबंध और इसमें अतीत और वर्तमान की स्थितियों के साथ साथ अंग्रेजी शासन की कुटिल नीतियों का भी वर्णन किया है लेखक ने कि जो अंग्रेजी शासन है वो किस तरह से अपना दमन चक्र चलाए हुए है और भारतीयों का शोषण कर रहा है। तो ये जो शोषण की क्रिया है ये निरंतर जारी है अंग्रेज़ों के द्वारा और लेखक ने इसी वजह से लॉर्ड कर्जन के ऊपर अशांति फैलाने और धर्म पर आक्षेप लगाने का वर्णन भी किया है। और जो एक पैराग्राफ आपने बीच में पढ़ा था निबंध में कि इतने दिन आप सरकारी भेदों को जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, यानी आपको सारे के सारे उच्च पद मिल गए, सब कुछ आप जान गए, आराम से आपको शिक्षा की प्राप्ति हुई, परंतु भारत में आते ही आपने सब पर अपना एकाधिकार कर लिया। व्यंग्यात्मकता ये मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है आपको, क्योंकि इस टॉपिक पर हम कई बार बात कर चुके हैं। उसके बाद है वैचारिक स्पष्टता, जो उनके विचार हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक जगह लिखा है, पीछे हम पढ़ रहे थे भाषा के अंतर्गत, कि गिरे को ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है। इससे बड़ा व्यंग्य नहीं हो सकता कि जो पहले ही गिरा हुआ है उसको ठोकर मारना, ये तो बिल्कुल निम्नता और नीचता की बात है। और इस तरह से उन्होंने तर्क के साथ कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए सहजता से अपने इस विषय को स्पष्ट किया है। सशक्त भाषा शैली की सारी विशेषताओं को बच्चों हमने ऊपर पढ़ लिया। तो सशक्त भाषा शैली है, स्वच्छंदता से शब्दों का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का सहज प्रयोग है, मुहावरों का सटीक प्रयोग है, तत्सम तद्भव प्रधान शैली है, व्यंग्य प्रधान शैली है इस निबंध में। ये सारी की सारी विशेषताएं हम इस एक पॉइंट सशक्त भाषा शैली के अंतर्गत
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक ने अपने विषय को बड़ी ही रोचकता के साथ, बड़ी ही पूर्णता के साथ, बड़ी ही संक्षिप्तता के साथ अपने इस विषय को अपनी सटीक भाषा और व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो इस निबंध की जो भाषा है वह सशक्त है। तो ये निबंध की ही भाषा नहीं, अपितु गुप्त जी की भाषा। हम निबंध की बात नहीं करेंगे, हम बाबूबाल मुकुंद गुप्त जी की भाषा शैली की बात करेंगे। और जब हम जो प्रश्न हमने पहले किया है आशाकांत निबंध की भाषा, यहाँ पर हम निबंध की भाषा शैली की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दो पॉइंट और हैं जो थोड़े से हम और कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको व्याख्या भाग जो कि 6 अंकों का आता है, उसके बाद 8 अंकों का प्रश्न आता है निबंध की पुस्तक में से ही, और उसके बाद 4-4 अंकों के 4 प्रश्न आते हैं निबंधों में से। और उसके बाद आपने देखा कि एक एक अंक में भी निबंध में से 2 या 3 प्रश्न पुस्तक में से पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने इस निबंध के आपको जो भी जिस भी तरीके से आता है, ये सारा का सारा, सारे के सारे प्रश्न उत्तर आपके आज बच्चों डिस्कस हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और मेरी इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार सुन सकते हो, ठीक है। तो कल से फिर हम हमारा जो अगला निबंध है उसको पढ़ेंगे, और कल मैं आपको जो हमारा दूसरा निबंध है उसकी PDF भेज दूंगी। और साथ ही जो हमारे दूसरे लेखक हैं वो हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, रामचंद्र शुक्ल। तो हम रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय, यह प्रश्न कल करेंगे। तो आज आपका जो पहला पाठ है ये पूरी तरह से हो गया है। साहित्यिक परिचय भी हो गया, सार भी हो गया, व्याख्या भी हो गई, निबंध कला की विशेषताएं, भाषा और शैली, और सभी 4 अंकों के प्रश्न और 1-1 अंकों के छोटे प्रश्न जो कि मैंने आपको 2-3 किताबों में से बच्चों भेज दिए हैं। ठीक है, तो अब आप इस पाठ को हर दृष्टिकोण से तैयार करें, क्योंकि ये पहला जो पाठ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि इसमें से प्रश्न पत्र में कुछ ना पूछा जाए। इस पहले पाठ में से बहुत बार व्याख्या, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, मतलब पूछा ज़रूर जाता है, चाहे कुछ भी पूछा जाए। तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।